हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का और उन सभी स्टूडेंट का जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये बिहार सामान्य ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस भाग में हम लोग लेके आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, और अभी का जो वर्तमान नाम है पाटलिपुत्र का वो है पटना, जो बिहार की राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो थे पीर अली खां। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो याद रखिएगा, बिहार जो है बंगाल से 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। इसीलिए हम लोग इस दिन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा, 28वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बांकीपुर में, और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा पटना में है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, नील आंदोलन के जो नेता थे वो थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन जो है चंपारण से ही शुरू किया था। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो याद रखिएगा गया की। कहाँ की थी प्रभावती देवी? तो याद रखिएगा गया की। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगे उसको आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बिहारी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू महेश प्रसाद। कौन थे? तो बाबू महेश प्रसाद। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन क्या था वो क्या था? अशोक ने। और याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था कुंडलवन में, और ये कुंडलवन अभी वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो था कुमारगुप्त। और याद रखिएगा, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था ये बना था 5वीं शताब्दी में। चलिए सवाल नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है, बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 51 जिला था। कितना जिला था? तो 51 जिला था, जब झारखंड जो है बिहार से अलग नहीं हुआ था। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है, बिहार का 38वां जिला कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो है बिहार में 38 जिले हैं, जो 38वां जिला जो है वो है अरवल। कौन सा है? अरवल है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिम चंपारण, जहाँ से महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन शुरू किया था। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो याद रखिएगा, बिहार का छोटा जिला जो है वो है शिवहर। ये जवाब याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो है शिवहर। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, बिहार में जो वर्तमान में प्रखंड है वो है 534 प्रखंड है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा प्रमंडल 9 है और प्रखंड कितने हैं? 534 है। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं होना है। चलिए प्रश्न नंबर 19 कहता है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी जो है वो भोजपुर जिला में प्रवेश करती है।
तो चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 का आता है बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति है। तो याद रखिएगा बिहार में जो है अभी वर्तमान में 22 अनुसूचित जाति है, ये आप याद कीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 कहता है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला बिहार में कौन सा है। तो याद रखिएगा न्यूनतम अनुसूचित जिला जो है वो है किशनगंज। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था। तो याद रखिएगा हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने 1925 ईस्वी में बिहार का दौरा किया था। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी। तो याद रखिएगा हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना किया गया था बिहार में वो किया गया था 13 दिसंबर 1932 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 24 है हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था। तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, और ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 का आता है नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो याद रखिएगा नई जनसंख्या नीति की घोषणा जो है 15 फरवरी 2000 ईस्वी को की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है। तो याद रखिएगा बिहार का न्यूनतम पढ़े लिखे जो जिला है वो है पूर्णिया जिला। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं। तो याद रखिएगा बिहार की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो याद रखिएगा गया जिला जो है बिहार के सबसे गर्मी वाला जिला होता है और यहाँ पे वर्षा लगभग नहीं के बराबर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा अक्टूबर से जो है बिहार में मानसून वापस होने लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 कहता है बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है। तो याद रखिएगा सबसे पहले वर्षा जो होती है वो होती है उत्तर पूर्वी भाग में। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है बिहार में 15 अक्टूबर तक रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 425 किलोमीटर। कितना है बिहार में गंगा की लंबाई। तो याद रखिएगा 425 किलोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कहता है कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा खगड़िया के निकट। खगड़िया के निकट जो है कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कहता है गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। तो याद रखिएगा गंडक नदी जो है बिहार में पटना के निकट मिलती है, पटना के निकट मिल जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 35 कहता है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो याद रखिएगा पुनपुन नदी जो है गंगा में दानापुर के पास मिल जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो याद रखिएगा गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है। तो गंगोत्री से। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है। तो याद रखिएगा घाघरा नदी जो है वो 90 किलोमीटर की लंबाई में बहती है बिहार में। चलिए प्रश्न 38 है कांवर पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा ये बेगूसराय जिले में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 39 है कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कोसी नदी को नेपाल में जो है सप्तकोशिक नाम से जाना जाता है, क्योंकि नेपाल में जो है 7 नदियों का मिलन होता है और सबसे बड़ी नदी जो होता है वो होता है याद रखिएगा नीलम नदी। चलिए प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कर्मनाशा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। कर्मनाशा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो याद रखिएगा बक्सर जिले में है। चलिए प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा बिहार में कोसी नदी की जो लंबाई है वो है 120 किलोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 कहता है कमला नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है। याद रखिएगा कमला नदी जो है बिहार में जयनगर से प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 43 है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखिएगा त्रिवेणी नहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1904 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 44 है बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं। तो याद रखिएगा बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं। कितने प्रकार की। तो 2 प्रकार की नहरें हैं। चलिए प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है
कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, पहला जो वो है गंडक नदी घाटी परियोजना, दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए प्रश्न नंबर 47 कहता है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष जो था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, भारत के संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो याद रखिएगा, जुलाई 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा, लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जिला से शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। चलिए प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह जो है 1831 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।